अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 3 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है और ये एक रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और हमारे पास सिंपल स्पेस होता है ना, सिंपल स्पेस जो जिस तरह आपके पास एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है, तो इस तरह के होते हैं, हम इन्हें कहते हैं सिंपल स्पेस। तो इनके जो आउटकम्स होते हैं, तो आउटकम्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर टॉस की बात करें तो हमारे पास आउटकम दो तरह के होते हैं, या तो ऐड होगा या तो टेल होगा। तो इसकी अगर हम सिंपल स्पेस बात करें, हमारे पास दो क्वींस हैं, तो दोनों क्वींस को हम टॉस कर रहे हैं, तो यह क्या आएगा, या दोनों ऐड होंगे, या तो एक ऐड आएगा या एक तो एक टेल आ जाएगा, या एक टेल आएगा या एक ऐड आएगा, या तो दोनों टेल आएंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें हमें, क्योंकि रैंडम वेरिएबल मालूम करना है, तो रैंडम वेरिएबल किस तरह निकलेगा। तो मैं बात करो, हमारे पास फर्स्ट नंबर ऑफ ऐड, ठीक है, नंबर ऑफ ऐड कितने, तो फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें नंबर ऐड कितने, दो है तो हमने 2 लिख लिया। सेकंड में हमारे पास कितना ऐड है, एक, तो हमने 1 लिख लिया। थर्ड में हमारे पास क्या, एक ऐड है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐड है। लास्ट वाले में देखिए हमारे पास ऐड नहीं है, तो ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। नंबर ऑफ ऐड यहाँ पे क्या, ज़ीरो है। तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ हेड आए, ये होता है रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल एक्स को शो करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं रैंडम वेरिएबल को, और इनके वैल्यू हमारे पास लिखते हैं 0, 1, 2, ठीक है। अगर सेम वैल्यू आपके पास 2 मरतबा आ जाए, 3 मरतबा आ जाए, 4 मरतबा आ जाए, तो लेकिन उसे एक ही मरतबा लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। हमने लिखा भी है एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल, एक्स के रैंडम वेरिएबल है। अगर इससे आगे बात करें बेरोनोली रैंडम वेरिएबल, बेरोनोली रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल ही होता है, जो हमारे पास जिस तरह हमने कहा जो आउटकम्स हमारे पास होते हैं उन्हीं से निकलता है। लेकिन इसमें बेरोनोली में क्या होता है, इसमें पॉसिबल दो ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो ज़ीरो होगा या तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, या ज़ीरो होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। पिछले में हमने देखा उसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, लेकिन बेरोनोली में सिर्फ 0 और 1 हो सकते हैं, उससे अलावा कोई वैल्यू नहीं होगा। तो अगर इसकी बात करें, हमारे पास एक कॉइन है, उसको टॉस करते हैं, क्या आएगा, या तो हेड आएगा, ठीक है, दूसरी मरतबा टॉस करोगे तो टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दो ही आपके पास आउटकम्स आ सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ 8 की बात करें, तो नंबर 8 क्या होंगे, फर्स्ट वाले की बात करें तो ऐड होगा, सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे ऐड नहीं है, तो ये कितना हुआ, 0 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू क्या है, 0, 1। तो हमेशा याद रखें बेरोनोली में x की वैल्यू 0, 1 ही होते, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। यही दो ही वैल्यू हो सकते हैं। इसके बाद बात करें, हमारे पास आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम नंबर वेरिएबल जो हमने रैंडम वेरिएबल का, उसी को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रीट में क्या होता है, हमारे पास जो आउटकम्स होते हैं, अगर हम उनको गिन सकते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखिए हमने लिखा आउटकम इज काउंटेबल, अगर आप उनको गिन सकते हो तो हमारे पास वो क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। आप देखिए सेम वही एग्जांपल है जो रैंडम वेरिएबल का हमने दिया, वही एग्जांपल हमने यहाँ पे भी लिखा है, और आपको मालूम है हम इनको इजीली गिन सकते हैं। तो आप इनको गिन सकते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर जिनको आप गिन नहीं सकते तो उनको हम कहेंगे कंटिन्यूस, लेकिन वो हमारी टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए हम उससे बात नहीं करते अभी, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल दोनों एक होते हैं, बस फ़र्क ये होता है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। रैंडम वेरिएबल को भी गिन सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि रैंडम वेरिएबल दो तरह के उसके अंदर फिर आ जाएंगे, डिस्क्रीट भी आ जाएगा, कंटिन्यूस भी आ जाएगा। डिस्क्रीट वो होता है जिन्हें हम जो आउटकम्स होते हैं उनको गिन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि आप सी की वैल्यू निकालें। कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो उसमें से हमें सी की वैल्यू निकालना है, और हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक्स की वैल्यू हमें दिया गया रैंडम वेरिएबल, और हमें सी डी एफ कैलकुलेट करना है। सी डी एफ हमारे पास क्या होता है, कॉम्युलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम इनको मालूम करेंगे, हमें पास दो फंक्शन है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू जो हमारे पास है ये रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट को पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू सी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये कह रहे एक्स की वैल्यू हम 0 1 2 3 पुट करें, ठीक है। तो हमें ये सबको पता है प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने यही मेंशन किया, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फ्रीक्वेंसी को शो नहीं कर रहा है, एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ओके। तो पी एक्स भी लिख सकते हो, एफ एफ एक्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा समेशन एफ एक्स इजिकल टू 1 के इक्वल होता है। और समेशन के यहाँ पे हमने दूसरे स्टेप में क्या किया, समेशन की यहाँ पे वैल्यू अप्लाई किए। तो हमने ये वैल्यू किस तरह अप्लाई की है, तो ये हमेशा याद रखें, जो एक्स की स्टार्ट वैल्यू होगा नीचे हम वही वैल्यू लिखेंगे, तो 0 यहाँ पे 0 आएगा। और ऊपर हम वो वैल्यू लिखेंगे जहाँ तक आपके पास वैल्यू होगा, ठीक है। तो ऊपर 3 है, तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, 3 लिख लिया। उसके बाद एफ एक्स की जगह हमने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सिंपली हमने यहाँ पे एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू लिख लिया और इजिकल टू 1 लिख लिया। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली लिमिट अप्लाई किया। अब सी में, क्योंकि सी की अगर बात करें तो इसमें एक्स की कोई पावर नहीं है, तो हमने सी को कॉमन निकाल दिया, क्योंकि सी सब में सेम होगा, तो सी को हमने कॉमन निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करा, तो ये एक्स की जो एक्स है, तो इसमें बारी बारी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो सिंपली पहले हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद प्लस 4 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक्स की वैल्यू पावर नहीं है, तो ये इसी तरह आ जाएगा। फिर अगेन समेशन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 0 पुट किया, उसके बाद 1 आ जाएगा, तो 1 लिख लिया। तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे दिया। फिर उसके बाद 2 आएगा, तो 2, फिर क्या 3। तो इसी तरह स्क्वायर हम देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर में, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर दिया। तो उसके बाद अगर अगली स्टेप की बात करें, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। तो जिसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं लिखा, क्योंकि 0 लिखे नहीं लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 हमने इसी तरह लिख लिया। बात करें इन दोनों की, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो प्लस 4, 1 और 4 कितने होंगे, 5। तो सिंपली हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। बात करें यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो ये 4 हमने लिख लिया यहाँ पे, और ये 4 हमने यहाँ पे इसी तरह लिख लिया। बात करें अगली की, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है, और 4 को हमने इसी तरह लिख लिया। अब हमने क्या किया, अगले स्टेप में इन सबको हमने ऐड कर दिया। सबको जब इन सबको ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, टाटी आ गया, ठीक है। तो टाटी यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो सिंपली यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। तो सी की वैल्यू हमें मिल गया। अब सी की वैल्यू मिल गया, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो किस तरह निकलेगा, देखिए x 0 है, तो x 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, हमने यहाँ पे जो c की वैल्यू निकाला है, c की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 1/3, 1/30 आ गया, ठीक है। तो सिंपली अब इनमें क्या करेंगे, आप पुट करेंगे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगा। तो फर्स्ट में पहले x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। बचा क्या है, यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो जब 1 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, 4/30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। तो देखिए 4/30 है। अगर सेकंड की बात करें, तो सेकंड में भी इसी तरह आप सी की जगह 1/30 पुट करेंगे, एक्स की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 4 का इसी तरह आ जाएगा। 1 और 4 कितने होंगे, 5 हो जाएंगे, 5/30 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड की बात करें, तो एक्स के स्क्वायर क्या 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो सिंपली तीसरे में आप देखें 8/30। तीसरे की बात करें, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो 9 में आप 4 ऐड करेंगे, 13 होगा, तो 13/30। तो सिंपली अगर बात करें प्रोबेबिलिटी का, हमने सम आपको बताया किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इनको आप जब ऐड करेंगे, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल होगा, सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, CDA मालूम करना है, जो कम्युलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जिस तरह हमने पहले करते हुए आ रहे हैं पिछले क्लास में, कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी उसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी के ज़रिए निकालते थे, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के ज़रिए निकालेंगे। किस तरह, फर्स्ट वाला हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो हमारे पास पिछला कम्युलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसको हम इसी तरह लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो सेकंड आपके पास प्रोबेबिलिटी है, उसके साथ हम ऐड करेंगे, तो यहाँ
5 अपॉन 30 है, तो सिंपली इसके साथ हमने क्या किया, ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 9 अपॉन 30 आ जाएगा। तो उसके बाद अगला आप प्रोबेबिलिटी लेंगे और इसके साथ जो पिछला आपके पास कम्युलेटेड CDF है उसके साथ आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, अगला प्रोबेबिलिटी लेंगे, सिंपली उसको क्या करेंगे, जो पिछला आपके पास CDF है उसके साथ आप इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह हम फ्रिक्वेंसी में देखते थे, जो टोटल फ्रिक्वेंसी होता था, इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आता था, सेम आता था। तो यहाँ पे भी आप, क्योंकि समेशन प्रोबेबिलिटी क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे जो CDF है तो ये भी हमेशा यहाँ पे 1 ही आपको आंसर देगा। ठीक है, तो सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन था, सेकंड fx इज इक्वल टू C फॉर कम्बिनेशन x। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही बात किया कि समेशन fx इक्वल होता है 1 की। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया, यहाँ पे 2 तक है तो हमने ऊपर 2 लिख लिया, और fx की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट किया जो C मल्टीप्लाई बाय 4 कॉम्बिनेशन x है। तो C को हमने क्या किया, सिंपली कॉमन निकाल दिया। उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई किया, तो बस x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन 0, फिर 4 कॉम्बिनेशन 1, फिर 4 कॉम्बिनेशन 2। तो हमें पता है 4 कॉम्बिनेशन 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होगा, और 4 कॉम्बिनेशन 1 4 के इक्वल होगा, और 4 कॉम्बिनेशन 2 6 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, इनको सिंपली ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो हमारे पास 11 आंसर आ गया। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास C की वैल्यू आ गया। C की वैल्यू आ गया तो सिंपली हम आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो 0 के लिए आप देखिए, 0 के लिए आप पुट करेंगे। देखिए आपको एक और आसान तरीका बताओ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। देखिए हमारे पास 11 आ गया, 11 1 अपॉन C की वैल्यू 1 अपॉन 11 आ गया। तो अब अगर फर्स्ट की बात करें तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 11। सेकेंड की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 अपॉन 11 होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड हमारे पास क्या, 4 अपॉन 11। इसी तरह थर्ड की बात करें, 6 से 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 अपॉन 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 अपॉन 11 आ गया। इनको ऐड करेंगे उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बात करें CDF की, CDF भी इसमें उसी तरह निकालेंगे जो पिछले समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्राफ बनते हैं, एक PMF जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, लाइन ग्राफ बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है CDF ग्राफ जिसको स्टेप ग्राफ भी कहते हैं। जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है PMF, उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं, एक x और एक px। ठीक है, x और हमारे पास px रिक्वायर्ड होते हैं PMF के लिए, लेकिन जो CDF है उसके लिए x और CDF हमारे पास ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब इसको हम करते कि किस तरह ये करने, उसी तरह लाइन हिस्टोग्राम होते हैं उसी तरह ये हम करेंगे। सिंपली जो आपके पास x एक्सिस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, और जो y एक्सिस होता है उसमें px की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर बात करें हमारे पास क्या रहा है, 0 1 2, तो सिंपली हमने यहाँ पे 0 1 2 वैल्यू लिख लिया। और बात करें x की वैल्यू का, px की, तो हमारे पास क्या है 1 अपॉन 11, तो हमने लिख लिया 4 अपॉन 11 और 6 अपॉन 11, इसी तरह हमने वैल्यू पुट किया। अब बात करें 0 0 हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, 0 हमारे पास स्टार्ट है 0 से 1 अपॉन 11 तक है, तो इसी तरह हमने लाइन ड्रॉ किया। बात करें 1, तो 1 हमारे पास 4 अपॉन 11 है, तो यहाँ तक हमने ड्रॉ किया। इसी तरह बात करें स्टार्ट की तो 6 अपॉन 11 है, तो इसी तरह हमने ड्रॉ किया। ये होता है लाइन PMF लाइन ग्राफ। ठीक है, तो बात करें CDF का, जो आपके पास स्टेप ग्राफ होता है, तो ये हमारे पास जिस तरह हम हिस्टोग्राम करते थे उसी तरह होता है, लेकिन इसमें बस इतना फ़र्क है। हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, लेकिन हम इसको सिर्फ क्या करते हैं, स्टेप की तरह ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये जो नीचे की लाइन होती है ये लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं, x और CDF। x CDF दोनों हमारे पास है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x एक्सिस में x की वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे y एक्सिस में हम CDF की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर गिवन है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सिंपली ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास
ज़ीरो की बात करें CDF में, ज़ीरो हमारे पास क्या है 1/11 है, ठीक है। तो 1/11 हमारे पास ये है, तो आप सिर्फ 0 से 1 तक इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये डॉट डॉट इसलिए हमने दिए ताकि हमें पता चले 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपली हमने यहाँ पे दे दिया। अगर सेकंड की बात करें 1 में वो क्या है 5 से 11 है, तो सिंपली हमने क्या किया यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया 5 to 11। और बात करें टट की जो 2 के ऊपर है, तो वो 2 से स्टार्ट है, तो ये इसी तरह चलता जाएगा। तो ये इस तरह ड्रॉ होता है, इसको कहते हैं स्टेप स्टेप ग्राफ भी कहते हैं, CDF भी कहते हैं। ये आप चाहे डॉट डॉट दे सकते हो, ठीक है, चाहे नहीं भी दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असल में ये ग्राफ इस तरह बनता है, ये इस तरह ग्राफ बनता है, तो इसको कहते हैं स्टेप ग्राफ। तो ये आज के लिए इतना है, थैंक यू। थिएटर तो मस्ती है।